स्टूडेंट्स इमेजिन मैथ्स में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जेई मेन का 2021 का 24 फरवरी और 25 फरवरी के जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनसे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ध्यान देना बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग देखना, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जो नेक्स्ट आप जब पेपर दोगे ना उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। द वैल्यू ऑफ के एंड एम सच दैट 3x प्लस 2y माइनस के जेड इज इक्वल टू 10, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 5m आर इनकंसिस्टेंट। बेटे इनकंसिस्टेंट आप लोग जब मेरा कॉम्पिटिटिव वीडियो देखिएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का, उसमें बताया गया है आपको। इनकंसिस्टेंट के लिए मैं इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगा। मतलब इसका सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? डेल्टा का मतलब हुआ इसके जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है उसे आप लिख लो 3, 2 माइनस के। बच्चे ये ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, नेक्स्ट जो पेपर होंगे आपके उसमें बहुत हेल्प करेगा ये सारे कॉन्सेप्ट। 1, 2 और आपका हो गया -3। जब आप इसे 0 करोगे और इसको एक्सपेंड करोगे, डेल्टा देखो बेटे, इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया आपका जो डेल्टा होगा वो 0 होगा। और या फिर दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन होते हैं इनकंसिस्टेंट के, डेल्टा इज इक्वल टू 0 या फिर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड एट लीस्ट कोई एक वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। कम से कम एक वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। इनकंसिस्टेंट के लिए आप लोगों को सिखाया गया था ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। आप लोग हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस वीडियो को, आप लोग देख लेना, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं इसको जब एक्सपेंड करूंगा बेटे, जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो आपका जो आ जाएगा, देखो 3 जब एक्सपेंड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 6 और माइनस आ जाएगा 6 और -2 जब लोगे आप, ये आपका एक्सपेंड जब करोगे तो आपका आ जाएगा -3 और माइनस के लोगे आप तो ये एलिमिनेट होकर के आपका आ जाएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 0। आप सॉल्व इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा -3 -6 + 12 आ गया और -4k इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 4k इज इक्वल टू 12, तो k की वैल्यू आपका आ गया 3, यानी कि k की वैल्यू आपका आ गया 3 आ गया बेटे। अब आपका ऑप्शन, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये तो आपका मैच कर गया, है ना, k इज इक्वल टू 3। अब हम लोग एक कंडीशन और लेंगे, m इज नॉट इक्वल टू 7/10। इसके लिए अब देखो डेल्टा x हम लोग लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा x क्रैमर रूल में डेल्टा x क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो बहुत ही सिंपल मेथड, ये जो आपका जो C1 होगा ना, वो C1 क्या लिखोगे आप, इसको मतलब x है ना, तो x को आप हटा दो, ये जो x वाले पोर्शन है इसे आप हटा दो पूरा का पूरा, और इसकी जगह पे आप लिख दोगे 10। ये जो इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है इज इक्वल टू 10 और ये आपका 3 और ये हो गया 5m। और ये जो कॉलम है और ये कॉलम एज इट इज ऐसे कॉपी कर दो, 2 - 2 2। बेटे k की वैल्यू आपने 3 निकाल लिया है तो -3 3 और -3 आप देख सकते हैं, ये आपका क्या आ गया 2 - 3 -2 3 2 - 3, यानी आपका ये प्रोपोर्शनल हो गया। तो C2 और C3 आपका प्रोपोर्शनल है। जब C2 और C3 आपका प्रोपोर्शनल है, C2 और C3 आपका प्रोपोर्शनल है तो आपका ये कंडीशन पूरा का पूरा कंप्लीट 0 हो गया। ठीक है, चलो डेल्टा वाई लेते हैं बेटे। जब आप डेल्टा वाई लोगे तो डेल्टा वाई में आपका क्या होगा, ये जो C1 है ये तो एज इट इज रहेगा आपका, और यहाँ पे y की जगह पे ये वाली जो पोर्शन है y की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा 10 3 और 5m और -3 और 3 और -3। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने पे आपका आ जाएगा 4 इंटू आप लोग एक्सपेंड करना 7 - 10m, ये आ जाएगा। और फिर आप जब m की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा लेस आर इक्वल, कितना आ जाएगा आपका 7 नॉट इक्वल टू 7/10 आ जाएगा, ये आपका आ गया। जब आप डेल्टा जेड निकालोगे बेटे, डेल्टा जेड में भी आप लोगों का क्या होगा, C1 और C2 कॉलम तो एज इट इज रहेगा, C1 और C2 कॉलम एज इट इज रहेगा, और जो ये आपका कॉलम है इसकी जगह पे ये शिफ्ट हो जाएगा 10 3 और 5m। और जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो इसमें भी यही आंसर आ जाएगा, और इसको हम लोग नॉट इक्वल टू पे दिखा देंगे आप लोगों का इनकंसिस्टेंट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये आपका आंसर हो गया। यानी इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, हाउ मेनी 3x3 matrices M with the entries from 0 1 2 for which the sum of the diagonals entries M transpose M इज 7, ये आपका गिवन है। अब देखिए 3x3 मैट्रिक्स आपको लेना है। अब इसमें एंट्रीज जो है 0 1 2 है, ये बाद की बात है। अब कंडीशन दिया है सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज जो m है उसको आप 3x3 मैट्रिक्स का कुछ मान लो, 3x3 मैट्रिक्स का कुछ भी मान लो आप, A B C D E F G H I, मैंने 3x3 मैट्रिक्स मान लिया। अब कंडीशन आपका गिवन है M T M,
MTM। तो MT का मतलब हो गया M का ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे ABCDEF और फिर आएगा आपका GHI, ऐसे आप जब या M की वैल्यू लिखोगे ABC तो फिर आपका आ जाएगा DEF और फिर आपका आ जाएगा GHI। और जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे एक कंडीशन आपका दिया है, यहाँ कंडीशन आपका दिया सम ऑफ द डायगोनल, सम ऑफ द डायगोनल मतलब ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप लोग जानते होंगे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो सम ऑफ डायगोनल मतलब इस तरीके का कंडीशन है, तो डायगोनल लेना यानी कि ये वाला कंडीशन लेना। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, देखना ध्यान से, a स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, फिर b स्क्वायर आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से आपके जो कंडीशन बन के आ जाएंगे वो आ जाएगा क्या, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और प्लस आई स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। आप सोच रहे होगे कैसे बेटे, आप देखो ना, मल्टीप्लाई करो ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए डायगोनल हो गया, डी ई एफ का जब इसमें करोगे डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एफ स्क्वायर ये हो गया, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो डायगोनल वाला जब ऐड करोगे तो ये बन गया आपका। अब आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए आपके। अब आपको जो एंट्री करना है 0 1 2 का एंट्री करना है, मतलब आपको इनका जो सम है वो 7 लेके आना है। तो इसमें ऐसा क्या पुट करोगे इनमें से 0 1 2 में से कि उनका सम 7 आ जाए। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बेटे 1 a की जगह, a स्क्वायर की जगह पे 1 ले लूँ और इसकी जगह पे 1 और इसकी जगह पे हमने यहाँ पे 1 ले लिया, कितने 7 टाइम्स 1 ले लिया, 7 टाइम्स 1 ले लिया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, 2 बच गया, इसकी जगह पे हमने 0 ले लिया, 0 प्लस 0 कर दिया, तो आप देखोगे 7 के बराबर आ गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा आपका फैक्टोरियल 9 आ गया। फैक्टोरियल 9 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, परमुटेशन से सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसमें 1 कितनी बार आया बेटे, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आ गया 7, तो आपका हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और ये आपका 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 987 और 321, यानी कि आपका आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। चलो एक तो केस ये बन गया, दूसरा केस बनाते हैं। अब हम a की जगह पे 2 लेते हैं, a की जगह पे 2 जब लिखेंगे तो आपका आ जाएगा, देखो 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 3 2 5 4 4 और 3 7 आ गया। 0 कितनी बार लिख दोगे, 1 2 3 4 5, 9 एंट्री हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एंट्री हो गया बेटे। अब आप देखो इनका भी सम 7 आ गया, इसको आप कैसे लिखोगे, फैक्टोरियल 9 और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, आप फैक्टोरियल ऐसे बना लो थोड़े सी, ये 9 फैक्टोरियल। अब 1 आपका कितनी बार है, 3 बार, तो 3 टाइम्स हो गया और 0 आपका 5 टाइम्स है, फैक्टोरियल 5 हो गया। तो बेटे इसकी जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका 504। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 504 आएगा, तो 504 और 36 मिलके आपके हो गए 540, ये आपका आ गया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास हो गया, और कोई कंडीशन नहीं बनेगा, 2 केस बनेगा, एक केस 1 और एक केस 2, और कोई केस आपका नहीं बनेगा, आप करके देख सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, देखना बेटे। आपका A इज 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज 3/3 skew symmetric, x is 3/1 matrix, then equation a square b square minus b square a square x is equal to 0। तो आपसे पूछा है इसका कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन होंगे, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे। बेटे ध्यान से देखना, आप लोगों ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो ए इज 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हुआ आपका, A डैश इज इक्वल टू A हो गया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। B इज 3/3 स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन आपका B डैश इज इक्वल टू माइनस B हो गया। अब आपका एक कंडीशन दिया है A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, आप इसको कुछ लेट कर लो, P लेट कर लो, क्या लेट कर लो, P। अब बेटे आपने एक NCERT में ऐसा ही क्वेश्चन था, AB माइनस बी ए, मतलब A इज सिमेट्रिक B इज सिमेट्रिक, तो AB माइनस बी ए क्या होगा, तो आपके वहाँ पे कंडीशन रहा होगा, ठीक है। सेम उसी सिस्टम पर जब भी आपको डैश की बात किया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डैश ले लेंगे, जैसे आप डैश लेंगे इस पूरे का डैश हो जाएगा और आपका ये आ जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर डैश। वैसे कन्फर्म है, अगर जिन्होंने पढ़ रखा है ऐसा क्वेश्चन NCERT में CBSE का, तो उससे पता चल जाएगा ये इसकी सिमेट्रिक है, तो इसको ज़्यादा तंग नहीं होना पड़ेगा, ये सब बवाल नहीं करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको इसकी सिमेट्रिक का भी आ जाएगा, अभी देखना आप कैसे आएगा। अब आपको क्या पता है AB डैश की प्रॉपर्टी होता है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे B स्क्वायर A स्क्वायर,
बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हो डैश के लिए। अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश स्क्वायर और ए डैश स्क्वायर माइनस फिर कितना हो जाएगा आपका ए डैश स्क्वायर फिर बी डैश स्क्वायर। तो आपको पता है मेरे बच्चे बी डैश की वैल्यू आपका कितना है माइनस बी, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्क्वायर होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे माइनस बी यहाँ पुट करोगे आपका माइनस बी का होल स्क्वायर तो बी स्क्वायर आ जाएगा, ए डैश की वैल्यू ए स्क्वायर। तो आपका ये जब माइनस आप कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। स्क्वायर होने की वजह से माइनस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आप देख सकते हो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ये आपका आ गया स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। अब आपको पता है मेरे बच्चे जब स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो होगा। स्क्यू सिमेट्रिक का डिटर्मिनेंट जीरो होता है। और एक कंडीशन फिर और दिया है आपका कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स क्या है आपका एक मैट्रिक्स है 3/1 का, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है 0 के बराबर। इक्वेशन आपका दिया हुआ है ये किसके बराबर होगा, इक्वेशन मैंने थोड़ा गलत तो नहीं लिख दिया, मैं चेक कर लूँ एक बार। इसका इक्वेशन है आपका, हाँ सही है, ठीक है बेटे। ये आपका जीरो का मतलब हो गया नल मैट्रिक्स, ये जीरो आपका नल मैट्रिक्स दिया है, थोड़ा सा मिसिंग है मैंने लिखा नहीं है, जीरो इज अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपका एक कंडीशन हो गया जीरो, आपका डिटर्मिनेंट पी डैश आपका कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटे, पी डैश की वैल्यू जीरो है, आपने यहाँ पे पी रखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू आपका जीरो हो गया, तो आपके कितने सोल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइट सोल्यूशन बन के आ जाएगा। क्योंकि हमारा इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, नो सोल्यूशन तो हो नहीं सकता, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन नहीं होगा, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि आपका इसकी वजह से पी एक्स इज इक्वल टू जीरो की वजह से आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पी मैट्रिक्स आपको पता ही है, ये है कोई मैट्रिक्स आप ले सकते हो, एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 3/1 मैट्रिक्स लेकर के आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका जीरो आएगा, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट आपका सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे आपका दिया है मैट्रिक्स P है 3 2 3 -1 0 -5 -2 अल्फा 0 अल्फा बिलोंग्स टू R और Q दिया हुआ है Q I J such that PQ is equal to दिया है KI where K belongs to R order 3 if Q 2 3 second row third column minus K/8 तो डिटर्मिनेंट Q is equal to K square by 2 तो K square plus A square की वैल्यू बताना है आपको। देखना बच्चे आप पहले यहाँ से ये देखो क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू के आई गिवन है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू के आई। और आपको मालूम क्या है बेटे, पी मैट्रिक्स पता है, यानी कि जब पी मैट्रिक्स पता है तो एक काम करो क्यू की वैल्यू आप निकाल लो। तो क्यू मैट्रिक्स किसके बराबर हो जाएगा, जो क्यू मैट्रिक्स बराबर होगा इस पी को पी इनवर्स मतलब इधर ले जाओगे तो पी इनवर्स या पी इनवर्स का आप मल्टीप्लाई कर दो तो के एक कांस्टेंट है आपका, के क्या है कांस्टेंट है, आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये जो पी है इसके साथ आ जाएगा पी इनवर्स आई, पी इनवर्स आई। अब आपको मालूम है मेरे बच्चे पी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट पी एडजॉइंट पी है ना आई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, 1/डिटर्मिनेंट पी एडजॉइंट पी। अब बेटे इस पी का आपको एडजॉइंट निकालना है, और एडजॉइंट निकालने के लिए अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा कि एडजॉइंट निकालो फिर उसके बाद क्या करो। आप कंडीशन देखो क्या दिया है, Q23 इज इक्वल टू -K/8, 2 3 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो एक काम करते हैं, सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए ये जो P है ना, एक मिनट के लिए आपको पता है एडजॉइंट P का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज आपको फैक्टर, ट्रांसपोज आपको फैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालोगे, इसका कोफैक्टर निकालोगे, सबका कोफैक्टर निकालने का क्या फ़ायदा, सबका कोफैक्टर निकालने का तो कोई फ़ायदा है नहीं आपको। आप सिंपल यहाँ पे 2 3 है आपका, 2 3 है तो 2 3 का मतलब मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप इसको ट्रांसपोज कर लो, ऐसे ट्रांसपोज कर लो 3 2 3 -1 0 -5। बेटे ये आपका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, एक कोफैक्टर नहीं है, आप कोफैक्टर मत समझ लेना, इसे कोफैक्टर नहीं है। अब ये वाली वैल्यू है 2 3 ये है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 3 अल्फ़ा, ये आपका आ जाएगा यहाँ से 3 अल्फ़ा और ये आपका आ जाएगा +4, 3 अल्फ़ा +4 आ जाएगा। बेटे 2 3 है, क्या है आपका 2 3 है। अब 2 3 का मतलब हमारा सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि तीनों तो
5 ऑड आया, ऑड का मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इतना पता चल गया आपका कि एडजॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 अल्फा प्लस 4 आ गया। आ रहा समझ में? तो ये आपके लिए हिंट है। अब देखो ये सारी चीज़ें नहीं निकाला गया, बस केवल इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे निकाल दिया। सारा निकालने का कोई फायदा नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि आप सारा निकालो, सारा निकालना चाह रहे हो निकाल लो आप, ठीक है। लेकिन आपका ये निकल के आ जाएगा कि हमारा A23 का जो हमारा कंडीशन आया -3 अल्फा प्लस 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, ये हमारे पास एक काम करो, अब इसका डिटर्मिनेंट P निकाल लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट P की आपकी ज़रूरत है। आपको यहाँ पे K और डिटर्मिनेंट P जब आप निकालोगे इस P का डिटर्मिनेंट, तो आपका आ जाएगा 20 + 12 अल्फा, ये आप लोग निकालना, यही चीज़ आएगा। और एडजॉइंट P मतलब हमारा जो इस P का एडजॉइंट है, एडजॉइंट का मतलब 2 3 वाला एलिमेंट आपको मालूम है बेटे, 2 3 यानी कि Q की वैल्यू आपका क्या लिखोगे यहाँ पे, Q की वैल्यू Q23 यानी -k/8 मैं यहाँ पे चेंज कर दिया 2 3 यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम का ही लेके चल रहे हैं, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम का। और उसका एडजॉइंट P आपका कितना आ जाएगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो -3 अल्फा और -4 आ जाएगा आपका। और I आपका यूनिट मैट्रिक्स है, उसकी तो ज़रूरत ही नहीं बेटे आपको, है ना। ये k आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब आप ऐसा करो, यहाँ से आप ले सकते हो -1/8 और ये आ जाएगा -3 अल्फा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 3 अल्फा प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 5 प्लस आपका आ जाएगा 3 अल्फा के, ये इससे कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अल्फा प्लस 8 = 5 + 3 अल्फा आ जाएगा। अब आपका यह आ जाएगा 3 अल्फा = 5 - 8 -3, तो अल्फा की वैल्यू आ गया -1। याद रखना अल्फा की वैल्यू आपका आ गया -1, अल्फा आ गया -1। तो अल्फा की वैल्यू जब -1 आया आपका, तो यानी कि आप यहाँ -1 पुट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है, अल्फा की वैल्यू -1 आ गया। अब हमें यहाँ पे k² + a² निकालना है, k² + α² होगा बेटे, है ना, k² + α²। तो अल्फा की वैल्यू आपने निकाल लिया, अब k निकालना है। k निकालने के लिए एक कंडीशन और दिया है, डिटर्मिनेंट Q दिया है। तो एक काम करो, इसी डिटर्मिनेंट, ये जो Q की वैल्यू है इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो। जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे मेरे बच्चे, डिटर्मिनेंट जैसे इसका लोगे, ये यहाँ से ले लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, ये देखो डिटर्मिनेंट आप जैसे इसका लोगे, डिटर्मिनेंट Q = आपका ये आ गया डिटर्मिनेंट K, P इनवर्स I, ये सारे डिटर्मिनेंट में आ गए। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट से जब कोई कांस्टेंट बाहर निकलता है तो उतने ऑर्डर के साथ बाहर निकलता है, यानी K जब बाहर निकलेगा तो 3 के साथ बाहर निकलेगा। और डिटर्मिनेंट P इनवर्स और डिटर्मिनेंट I, बेटे डिटर्मिनेंट I की वैल्यू तो 1 होगा। और डिटर्मिनेंट P इनवर्स की प्रॉपर्टी होता है आपका, क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट P। डिटर्मिनेंट P इनवर्स की प्रॉपर्टी होता है 1/डिटर्मिनेंट P। और डिटर्मिनेंट Q की वैल्यू आपके पास गिवन है k² लिख दिया। अब आपका यहाँ से k² कट गया तो डिटर्मिनेंट P = आपका 2 आ गया। और डिटर्मिनेंट P आपने पहले से निकाल रखा है, क्या निकाला है, 20 + 12 अल्फा = आपका 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट P, k की वैल्यू 1 के बचेगा बेटे आपका, यहाँ पे 1 के बचेगा, है ना, 1 के बचेगा। अब देखो अल्फा की वैल्यू आपका -1 है, जैसे आप -1 पुट करोगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 - 12, 8 आ गया। और 2k, तो k की वैल्यू आपका आ गया 4, k की वैल्यू 4 आ गया, अल्फा की वैल्यू -1 आ गया, तो 4² और प्लस -1 का स्क्वायर, तो आपका 16 और 1 कितना आ गया 17, आपका 17 आ गया। इस तरह से आपके 2 शिफ्ट का 24 और 25 2 शिफ्ट में जो आए थे क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिए। अब बाकी आगे बाद में बताया जाएगा। थैंक यू।